हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने लास्ट में आपको कराया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, अब हमारा उसको ही रिवाइज करते हुए, उसमें ही कुछ संशोधन करते हुए ये हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1992, और इसको जनार्दन राम रेड्डी समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बता दूँ, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जब की गई थी तो उसमें ये घोषणा कर दी गई थी हर 5 साल बाद जो है उसकी जो पॉलिसी चल रही है, जो एजुकेशन चल रही है, उसके क्रियान्वयन हेतु यानी उसके एक्टिव होने के लिए उसके परिणामों को जो है उसके जो रिजल्ट है उसको एनालाइज किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए। तो केंद्र सरकार ने 3 वर्ष बाद ही 1990 में ही इसकी समीक्षा हेतु राममूर्ति समीक्षा समिति किसने की थी? केंद्र सरकार ने 3 वर्ष बाद 1990 में, ठीक है, 1990 में 3 वर्ष बाद ही इसकी जो है एक घोषणा की समीक्षा हेतु। और इन्होंने इसके लिए मतलब समीक्षा के लिए घोषणा क्या की? इसकी समीक्षा के लिए यानी जो शिक्षा नीति थी उसकी समीक्षा के लिए कि बात ये की गई थी कि 5 वर्ष बाद होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने 3 वर्ष बाद 1990 में ही उसकी समीक्षा के लिए राम मूर्ति समीक्षा समिति का गठन किया। और जब इसका गठन किया तो इस समिति के प्रतिवेदन पर अभी बात चली रही थी। उसी दौरान केंद्र की नई सरकार बनी और केंद्र की नई सरकार आते ही उन्होंने भी इस नीति के समीक्षा के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया जिसको जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से जाना गया। और ये समिति जो थी 1982 में इसका गठन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन कर दिए गए और इसे संशोधित, ये दिया हुआ है आपका संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या जनार्दन राम रेड्डी समिति के नाम से जाना गया। ठीक है, और कुछ विद्वान इसे ही भले ही क्या मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से भी जानते हैं, संशोधित नहीं लगाते हैं, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है। सरकार ने उसी साल एक कार्य योजना मैंने आपको उसमें भी कराया था प्लान ऑफ एक्शन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही एक संशोधित रूप था, उसको एडिट किया गया। इसीलिए उसमें मैंने आपको कराए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कितने बताए थे मैंने आपको? 24 कुछ कराए थे ना। उसमें कितने विभाग थे? 24 भागों में विभक्त किया गया था। जो कार्य प्लान था यानी कार्य योजना जो थी, जो एक्शन प्लान ऑफ एक्शन था, उसको 24 भाग में, तो उसमें ही कुछ संशोधन किया गया जिसको हम इसमें भी आगे करेंगे। तो उसमें इसका संशोधन किया गया और इसे प्लान ऑफ एक्शन 1992 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इन दोनों का भी हम जो आपको बताएंगे इसमें आप बताएंगे। तो सबसे पहले कौन सी समिति हुई थी? राम मूर्ति समीक्षा समिति, यानी राम मूर्ति समीक्षा समिति जो है 1990 में केंद्र सरकार ने किया, लेकिन जब नई केंद्र सरकार आई तो उन्होंने 1992 में कौन सी? जनार्दन राम रेड्डी समिति का गठन किया और दोनों ने ही अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कार्य योजना जो थी उसको 24 भागों में विभक्त किया गया था, उन्होंने इसमें से कुछ इसमें एडिट किया। एडिट करते हुए वो विभाग जो है 23 में, यानी वो नंबर ऑफ 23 रह गए। चलिए, ये था थोड़ा सा रिव्यू। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने कार्य योजना का गठन 22 जनवरी 1992 में और किया और इसके अध्यक्ष थे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन राम रेड्डी। उद्देश्य था इसका जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका उद्देश्य था आचार्य राममूर्ति के द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने पर व लागू करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाना। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि प्लान ऑफ एक्शन इसमें किया गया था, उसमें 24 उसको टॉपिक्स में डिवाइड किया गया, लेकिन जब यहाँ संशोधित किया गया तो इस कार्य योजना को ओनली 23 में किया गया। आप कंपैरिजन कीजिएगा, उसमें मैं बताया था, यहाँ सिर्फ मैंने जो मेन था उसको बताया गया है। तो उसमें था एक नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जो है की शिक्षा। तो जो इन्होंने वैसे इससे पहले 2 साल में इसको डिवाइड कर दिया था, जैसे नारी जो है समानता के लिए शिक्षा दी गई तो उसमें प्रौढ़ शिक्षा में 15 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया। सेकंड में था इन्होंने अनुसूचित जनजाति, इन जातियों की बस्तियों में प्राथमिक स्कूल स्थापित करने, स्कूलों में बच्चों के नामांकन की जिम्मेदारी दी गई, इसमें किया गया। तीसरा भाग था अल्पसंख्यकों की शिक्षा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था, पॉलिटेक्निक
और पॉलिटेक्निक शिक्षा की व्यवस्था और निःशुल्क गणवेश इसकी व्यवस्था इसमें की गई। विकलांगों की शिक्षा इसके लिए व्यवस्था की गई। इनके पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की बात इसमें की गई। फिर था प्रौढ़ एवं असतत शिक्षा यानी एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो कंटिन्यू चलती है, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत कंटिन्यूइंग कंटिन्यूसली। इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन की को गति प्रदान करने, ये है ना प्रौढ़ एवं सतत, इसको करने के लिए इसके साथ सतत शिक्षा कार्यक्रम भी, जो कंटिन्यूटी शिक्षा एजुकेशन प्रोग्राम था, उसको जोड़ने और नव साक्षरों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने पर भी बल दिया गया। पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, जो पूर्व बाल्यावस्था है, जो बाल्यावस्था से जो पहले प्राथमिक से पूर्व प्राथमिक जिसमें कहा गया, तो उसमें जो है जैसे आंगनवाड़ी और बालवाड़ी को स्थान दिया गया। इसमें आंगनवाड़ी और एक बालवाड़ी की जो है व्यवस्था की गई, जिसमें बाल्यकाल परिचर्या जो थी मेन थी। तो सातवें में किया गया प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको भी इसमें जोड़ दिया गया। प्राथमिक, इसमें तीनों को ऐड किया गया था, व्यावसायिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटी, उपाधि और रोजगार, इसके बारे में बात की गई। ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा संस्थान, अनुसंधान एवं विकास, भाषा विकास, ये सब जो था आपका इसमें दिया गया था। आपको 23 भागों में इसको विभक्त किया है, इसमें संशोधन करते हुए आप इसमें देखिएगा। जैसे ये जो था, जो भाषा का विकास है तक, इसमें भाषा पर जो था जैसे उसको लागू किया गया था में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने, क्षेत्रीय भाषा, उच्च शिक्षा का माध्यम, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया और संस्कृत तथा अन्य प्राच्य भाषाओं को संरक्षण एवं विकास की बात की गई। तो ये था एक भाषा विकास। अनुसंधान की बात की गई, इसमें अनुसंधान और विकास के लिए कार्य को केवल उपाधि प्राप्त करने तक सीमित। अनुसंधान का मतलब ये किया गया कि जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उसको केवल उपाधि प्राप्त करना ही, डिग्री प्राप्त करना ही ये नहीं रखा गया। उसके उपयोगी अनुपयोग को महत्व देने और शोध संस्थानों में शोध सुविधाएं बढ़ाने पर बल दिया गया। तो इस तरह से ये थी 24, इसमें जो था ग्रामीण विश्वविद्यालय, संस्थान, उपाधि की, रोजगार को, विकलांगता, ये सब इसमें ऐड कर दिए गए, ये सारे यही है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में भारतीय शिक्षा नीति का पुनर्वलोकन क्या था। वैश्वीकरण का अर्थ समझ लीजिए। वैश्वीकरण शब्द विश्व से बना है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विषय, समय, किसी भी टॉपिक, टाइम और इवेंट्स को क्षेत्रीय अथवा किसी देश की चार दीवारी से निकालकर संपूर्ण जगत के संदर्भ में देखते हैं। यानी कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा टाइम है या कोई भी ऐसी घटना है, तो वो एक क्षेत्र तक सीमित है। तो हम क्या करते हैं, उसको क्षेत्र से निकालकर यानी वर्ल्ड के सामने उसको हाईलाइट करना, ये कहलाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्योंकि नाम से ही जैसे जाना जाता है, विश्व से बना है, विश्व यानी वर्ल्ड। तो जिसमें हम किसी विषय, समय या घटना को क्षेत्रीय अथवा किसी देश की चार दीवारी से निकालकर पूरे दुनिया के संदर्भ में देखते हैं। चैम्बर शब्दकोश के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक अर्थात विश्वव्यापी, वर्ल्डली, विश्वव्यापी बना देना या संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना, पूरी दुनिया को और जितने भी इसमें लोग हैं उनको उसमें प्रभावित करना। ठीक है, ये था वैश्वीकरण। एक सेकंड, अब था वैश्वीकरण की आवश्यकता। तो आधुनिक समाज बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, बहुत रैपिडली जो है ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारा मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न सोसाइटी है, तथा दिन प्रतिदिन तकनीकी का विकास हो रहा है और लोग अधिक जागरूक हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग अवेयर हैं। इसलिए एक साधारण तथा खुशहाल जीवन जीना आसान नहीं रह गया। ये एक ईजी नहीं है कि आसानी से जिया जाए, कंपटीशन का भी टाइम है। कुछ विशेष तत्व ऐसे हैं जिन्होंने आज के प्रतियोगी समाज में हमें विश्व रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ आज के कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने समाज में हमें विश्व रूप से एक वर्ल्डली फॉर्म में हमें सोचने पर जो है कंपल किया है। तो जनसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने लोगों तथा राष्ट्रों को एक दूसरे के समीप लाकर खड़ा कर दिया है। जनसंचार, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी जो है तो तथा समीप लाकर खड़ा किया है तथा बंधुत्व की भावना विकसित हो गई, भाईचारे की। उपभोक्ता वस्तुओं में काफ़ी हद तक समानता पाई जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं में काफ़ी हद तक समानता, सिमिलरिटी पाई जाती है। विभिन्न देशों के बीच जनशक्ति बहुत अधिक तथा तीव्रता से परिलन हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र, वैश्वीकरण का अभाव।
आर्थिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र और संस्कृति में, और शिक्षा क्षेत्र में। शिक्षा का वैश्वीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1991-1996, सूचना तथा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप मानवीय कार्य विश्व स्तरीय से हो गए हैं। जितने भी ह्यूमन वर्क्स हैं, जो मानवीय कार्य हैं, वो जो है वर्ल्ड लेवल पर हो गए हैं। और शिक्षा के साथ साथ जो भी एरिया है, जो भी क्षेत्र हैं, उन पर वैश्वीकरण का प्रभाव भी पड़ा है। शिक्षा पर विचार करने के लिए 1991 में यूनेस्को ने मैक्स टेलर की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया था। अगर इसकी बात की जाए तो संशोधित जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, लेकिन उसको 22 जनवरी 1992 में उसको एग्जीक्यूट किया गया, जो संशोधन था। तो मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन में इसके आएंगे गुण दोष, जो कि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उनकी काफ़ी अच्छे से स्टडी की है। तो इसमें ज़्यादा तो एडिट नहीं हो पाया, ज़्यादा संशोधन नहीं हो पाया था, इसीलिए इसके मूल्यांकन में भी आप इसको मूल्यांकन करने के लिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को आप स्टडी कीजिए। जैसे कि वहाँ 300 जनसंख्या वाले क्षेत्र के स्थान पर क्या किया गया, इसमें 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था की जाए, ये बात रखी गई। वहाँ 300 थी, इसमें 200 की गई। वहाँ 3 किलोमीटर की दूरी के स्थान पर मतलब ये था कि 3 किलोमीटर की दूरी के स्थान पर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, लेकिन इसमें ये बात कर दी गई कि 2-3 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक उच्च प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा। वहाँ बात की गई थी 3 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर तय की गई 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर भी, यानी 2 भी इंक्लूड किया गया इसमें, और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत बात की गई कि 2 बड़े बड़े कमरे होने चाहिए, तो इसमें संशोधन ये किया 2 बड़े कमरों के स्थान पर प्राथमिक स्कूल में जो है 2 बड़े कमरों के स्थान पर कम से कम 3 बड़े कमरों की व्यवस्था की जाए। और ब्लैक बोर्ड योजना जो थी प्राथमिक स्कूलों में भी जो थी, वहाँ ये था ब्लैक बोर्ड योजना मतलब प्राथमिक स्कूलों में भी इसको लागू किया जाए। तो ये था इसका संशोधन, तो आप उसको स्टडी कीजिएगा। जो उसके गुण और दोष इसमें कराए गए थे उसमें ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइनर से इसमें जो है संशोधन किया गया। इसीलिए मैंने आपको बताया था, भूले से कुछ लोग इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से भी जानते हैं। तो 5वें मुख्य संशोधन का प्रभाव दोष संख्या 8 पर, यानी जो मेन जो था उसमें जो हुआ था, जो आपको देखना है, जो मैंने आपको गुणों को कराया था उसमें संख्या 4 थी, 5 थी, 8 थी, सॉरी आई थिंक 5 नहीं थी, 4 थी, 8 थी। जो मेन संशोधन था वो मतलब मेन पॉइंट वो था। तो ये जो थी किसको इसमें कुछ संशोधन किया गया, लेकिन ज़्यादा चूँकि संशोधन ज़्यादा हो नहीं पाया था, तो इसमें जो है जो संशोधन मेन किए गए वो मैंने आप जैसा अभी आपको हाईलाइट किए। उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाएगा और उसके लिए खुली शिक्षा की विस्तार किया जाएगा, यानी इसमें जो है ओपन इंस्टीट्यूट, ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट था ना, तो उसकी व्यवस्था की गई। तो इसमें जो आप मूल्यांकन है वो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें सिमिलैरिटी भी है, थोड़ा सा जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ आ जाएंगे, जो मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कराए थे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो हमारा यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक होगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोशिश हमने पूरी की है कि आपको संतुष्ट किया जाए, आपके लिए अच्छी जो ये मटेरियल है एजुकेशन उसको किया जाए। तो देखते हैं कोशिश हमारी कहाँ तक सक्सेस होती है। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय।